नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडीडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही थी और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमारे कल लास्ट तक विस्कोसिटी हो गई थी। क्या हो गई थी? विस्कोसिटी को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। मैंने कहा था उसको उतारना मत, आप अगर उतारोगे तो दिक्कत रहेगी। इसलिए आज मैंने कल आपको पहले कह दिया था कि अगर आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हो तो बस देखो, पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, पहले वाला वीडियो देख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ मैंने कल के वीडियो में सिखा दी है, आपको समझा दी है पूरी। अब आपको नोट्स में कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके लिए मैंने सीधी थ्योरी आपके लिए पुट कर दी है कि आपको अब सीधे उतारना है, अपने नोट्स में लिख लेना है। फिर भी कल किसी के समझ में नहीं आई है, तो आज समझ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोबारा समझ लेना, थोड़ा बहुत रह गया होगा तो आपके आज समझ में आ जाएगी। कल मैंने विस्कोसिटी का अर्थ क्या बताया था आपको? विस्कोसिटी का अर्थ था चिपकना। श्यानता का शब्द क्या था? चिपकना। अब जो लिक्विड जितना बहेगा, सरफेस से जितना चिपकेगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी आपको बता दी थी मैंने विस्कोसिटी क्या होती है। अब देखो, मैंने आपको नोट्स लिखोगे, कल मैंने कहा था आपको उतारना मत, उतारना आपका आज हेडिंग विस्कोसिटी। श्यानता का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जो लिक्विड प्रवाह के समय सरफेस जितना अधिक चिपकता है, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होती है। द्रव के प्रवाह के समय लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर पर क्या रहती है? रेजिस्टेंस फोर्स लगाती है। कैसे लगाती है वो मैंने कल आपको बता दिया था। कल की वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल से समझा दिया था। लिक्विड में कोहेसिव फोर्स का मान अधिक होता है और गैस में कोहेसिव फोर्स का मान कम होता है। अब ये सर कोहेसिव फोर्स का मान कम होता है या ज़्यादा होता है, वो बात की बात है। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स होता क्या है? एक जैसे अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स होता है। जब अभी आगे कैपिलरी पढ़ेंगे अपन और भी सरफेस टेंशन टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, कोहेसिव फोर्स का मान कम होता है और गैस में कणों का मोशन जो होता है रैंडमली होता है, मतलब इधर उधर बिखरते हैं, वो सीधे एक लेयर में नहीं चलते, रैंडमली होता है। अब इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। ये सारा डायग्राम आपने कल समझ, देखो जो चीज़ मैं आप डिटेल से बता रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको ये चीज़ें हो सकता है फास्ट लग रही होंगी, ऊपर से जा रही होंगी, इसलिए पहले का वीडियो देख लेना, उसमें ये सब चीज़ डिटेल से समझाई गई हैं कि ये चीज़ कैसे ग्राफ बन रहा है, क्या बन रहा है, सब समझाया हुआ है। du/dy, यहाँ पर मैंने कहा था वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिट कर रहा है कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है और एक सरफेस ऊपर ऐसी आएगी जहाँ वेलोसिटी में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लग रहा है। ये वाली लेयर इस वाली लेयर को रोकने का प्रयास कर रही है, भाई ज़्यादा नहीं है, और ये लेयर को इस सरफेस ने रोका, फिर ये लेयर इसको रोकने का प्रयास कर रही है और ये लेयर इसको रोकने का प्रयास कर रही है अपनी तरफ। तो इसी तरह क्या हुआ, एक कोहेसिव फोर्स लगते गए और ये एक हमें वेलोसिटी ग्राफ मिल गया। क्या मिल गया? ग्राफ मिल गया। अब इसी ग्राफ के थ्रू हमने ये तो आपको सीधे बता दिया कि विस्कोसिटी के लिए प्रवाह कैसे था। अब मैंने कहा इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, वो भी मैंने कल आपको करा दिया था, बस आपको कहा था उतारना नहीं था। अब आपको ये चार्ट बनाना है, जैसे कल समझाया था इसको, तो आपको उससे पहले थ्योरी जरूर लिखनी है। अगर आपके एग्जाम में ये 12 नंबर का आ जाता है, कितने नंबर का? 12 नंबर आ जाता है, तो आप क्या लिखोगे? माना कि फ्लूइड की 2 लेयर ली जिसके बीच डिस्टेंस, ये 2 लेयर मैंने फर्स्ट लेयर मान ली, सेकंड लेयर मान ली, ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी मान ली? dy मान ली, और ये डिस्टेंस मैंने क्या मान ली? udt। और कुछ प्रवाह क्या कितनी चली? du dt से आगे निकल गई, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, कितनी आगे गई वो एंगल निकालना है अपने को, कितनी आगे रह गई? तो स्लोप tan d थीटा, कितना स्लोप आया? tan d थीटा। और tan थीटा वाला क्या होता है? लंब बटा आधार। या पढ़ चुके हो, तो आधार कितना हो गया, लंब कितना हो गया? du dt अपॉन में dy डिस्टेंस हो गई। tan d थीटा को मैंने क्या मान लिया? बहुत स्मॉल है। कितना है? छोटा स्मॉल है, मतलब कोई थीटा नहीं, कितने लेयर से जा रही है, तो tan d थीटा को हम क्या स्मॉल मान लेते हैं। तो tan d थीटा बराबर क्या हो जाता है? d थीटा हो जाता है, ठीक है। और बाकी du इंटू dt अपॉन dy पड़ा रहता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, d थीटा dt du अपॉन dy। और ये क्या होता है? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में परिवर्तन की दर। और du dy क्या होता है? रेट ऑफ वेलोसिटी में वेग में परिवर्तन दर, जिसे आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहा था। अब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और वेलोसिटी में परिवर्तन को क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये भी मैंने बता दिया था आपको। वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट एक ही बात है। तो न्यूटन का श्यानता नियम, यही न्यूटन का श्यानता नियम है। मैंने जब आपको न्यूटन फ्लूइड पढ़ाया था, उसमें क्या कहा था कि वह फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं उसे न्यूटन फ्लूइड कहते हैं। अब न्यूटन का नियम क्या था कि न्यूटन के नियम के अनुसार शेयर स्ट्रेस का मान वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। शेयर स्ट्रेस का मान कितना है?
और वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने निकाल लिया, ये रहा डी यू डी वाई आपने निकाल लिया, ये तो निकाला है वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट समानुपाती होता है। फिर आपने क्या करा, वेलोसिटी ग्रेडियंट को आपने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, म्यू ले लिया, ये क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कॉफिशिएंट जो आप निकाल रहे हो, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट म्यू ये निकालना है। तो डी यू डी वाई क्या चला जाएगा, इसके ब्रैकेट बटे में चला जाएगा, टाउ बराबर डी यू अपॉन में डी वाई, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर, टू सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जिसको समझ में नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं है, पहले का वीडियो का लास्ट वाला टॉपिक देख लीजिए, ये विस्कोसिटी मैंने कल करा दी थी, आज आपको उतारना है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, कैसा भी कर लो, फिर इसके आगे की कहानी को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए या, और जहाँ तक वो स्क्रीनशॉट की बजाय कर राइट डाउन करोगे 2 मिनट वीडियो को रोके तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ और किसी समझ में नहीं आया हो, और जहाँ तक है देखो ऐसा कोई टफ नहीं है, अगर इसमें मैं समझाऊँ नहीं, आप अगर आप सीक्वेंस से देखते भी जाओगे ना तब भी आपको ये चीज़ इतनी इजीली समझ में आ जाएगी कि इसमें ऐसा कोई टफ नहीं है, ना कोई टफ लैंग्वेज है। आपके नोट्स से अगर आप इसको पढ़ते जाओगे तो भी आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, इसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जो आपको समझानी पड़े। अब चलिए अब बात आती है कहाँ तक की, हमने कहाँ तक देख लिया, हमने टाउ समानते डी यू अपॉन डी वाई निकाल लिया, यही तो था। जब इसका डी यू डी वाई म्यू चाहिए मेरे को, तो म्यू क्या हो जाएगा, टाउ डी यू डी वाई, ये है मेरा विस्कोसिटी का फॉर्मूला, जिसमें टाउ बराबर क्या है लिख लेना बाद में, शेयर स्ट्रेस, उसके आगे जितना मैंने समझा दिया था उसके आगे का पोर्शन है ये, टाउ बराबर शेयर, म्यू बराबर क्या हो गया आपका विस्कोसिटी कॉफिशिएंट, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट, या इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, या इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। विस्कोसिटी भी बोलते हैं, आप सिर्फ ये नाम याद रख लेना, बहुत डायनेमिक विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट। और डी यू अपॉन डी वाई क्या होता है ये तो आपको पता ही है, डी यू अपॉन डी वाई क्या हो जाता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब म्यू की क्या होती है यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर पर स्क्वायर, ध्यान रखना डायनेमिक विस्कोसिटी की। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, आपने 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो इसको उसमें भी चेंज कर सकते हो। और 1 पोइज बराबर, कई बार आपसे आंसर पोइज में ही पूछ लेता है, 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसकी डायनेमिक यूनिटी पोइज, ऑब्जेक्टिव पर्पस से बताने पड़ रहे हैं मुझे, सब्जेक्टिव पर्पस से यहाँ तक खत्म हो जाता है, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आप सवाल कंप्लीट कर देते हो। लेकिन आजकल क्या था, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना डायनेमिक विस्कोसिटी को किस में निकाला जाता है, तो ऑप्शन आ जाएगा पोइज में, और कोई यूनिट दे देगा तो आपको कोई पोइज पड़ी हुई नहीं है, तो पोइज में भी निकाली जाती है। ध्यान रखना, अगर आपका आंसर सब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ ले और कहेगा आंसर पोइज में निकालो, तो आपका तो यूनिट में जो आंसर आएगा, जो मान लो जो आंसर आपका कुछ भी आया वो किस में आया, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, इसको आपको किस में चेंज करना है, पोइज में करना है। तो 1 पोइज बराबर कितना होता है, 1/10 इंटू न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होगा, तो आपको आंसर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 10 पोइज बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1 पोइज बराबर इतना आंसर आएगा, उसको आप कर दोगे। अब ये टॉपिक क्या है, कल आपने थोड़ा सा समझ लिया था इसलिए मैं इसको थोड़ा इतना जोर नहीं दे रहा हूँ। चलिए अब फिर से इसमें विस्कोसिटी में याद करने वाली चीज़ें, ऑब्जेक्टिव पर्पस से क्या क्या चीज़ें हैं फिर बता देता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव पर्पस से विस्कोसिटी का विशेषकर ध्यान रखना है आपको। एक तो इसकी फॉर्मूला टाउ बराबर डी यू डी वाई, ठीक है,
एक तो ये, और एक इसकी यूनिट ऑब्जेक्टिव पर्पस से बता रहा हूँ, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और एक पोइज बराबर कितना होता है, होता है 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और न्यूटन बराबर आपको पता है कितना होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब और एक यूनिट और ध्यान रखना, 1 पास्कल बराबर, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे एक यूनिट क्या बन जाएगी, तो या पास्कल इंटू सेकेंड, ये भी यूनिट हो सकती है। बस ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से मोस्ट है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से इम्पोर्टेंट। पूछेगा पास्कल इंटू सेकेंड कैसे आया, कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पास्कल बोलते हैं, सेकेंड वैसा कर रखा है, तो पास्कल इंटू सेकेंड हो गया। इसलिए अब आपके साथ कोई भी सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने सब चीज़ सारी यूनिटें देख ली, इसमें किसकी क्या यूनिट होती है, कैसे यूनिट होती है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड। तो ये यूनिटों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी हो गया, सब्जेक्टिव पर्पस से भी हो गया। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार कमेंट में लिख देना, दोबारा समझा देंगे इसको, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल करेंगे जब पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब एक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दूसरी है अब आपके कल डायनामिक होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी अपन ने जो विस्कोसिटी करी थी, श्यानता पड़ा था, वो जो विस्कोसिटी म्यू निकला था उसको मैंने क्या बोला था आपको, डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या बोला था, याद रखना इस चीज़ को, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। और ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये और उसमें क्या अंतर है, तो ये अपनी क्या होती है, अपॉन में डेंसिटी, बस यही होती है। डायनेमिक विस्कोसिटी तथा डेंसिटी का रेशियो ही क्या कहलाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब आपसे 12 नंबर का न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, डायनेमिक और या तो पूछ लेगा सीधा काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालो। क्या पूछ लेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालो। तो आपको पता है कि काइनेमेटिक निकालने से पहले मुझे डायनेमिक विस्कोसिटी निकालनी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ का फॉर्मूला, और विशेषकर इस फॉर्मूले को मोस्टली पूछ लेता है वो ऑब्जेक्टिव में। ये चैप्टर जो करा रहा हूँ, पहला और दूसरा चैप्टर ध्यान रखना कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी हर एक टर्म को याद रख लेना। जो राजस्थान BTR से दे रहे हैं वो इसकी हर एक टर्म को याद कर लेना, हर एक फॉर्मूले को रट लेना, यूनिट तक यूनिट भी नहीं छोड़नी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड MKS में, और CGS में सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये याद रख लेना, MKS में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सेम उसकी क्या थी, डायनेमिक विस्कोसिटी की, जोड़ दो दिमाग पे, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल। तो पास्कल इंटू सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड, समझ गए बात को। तो इस चीज़ को विशेषकर आपको याद करनी है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्टिव पर्पस से और आपके फ्लूइड मैकेनिक्स ज्ञान से, विस्कोसिटी से कोई भी पूछ सकता है, विस्कोसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पर। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE के अंदर बहुत पूछा जाता है। तो फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड में हमने क्या क्या पढ़ा था, लिक्विड और दूसरा गैस। तो पहले डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर लेता हूं। विस्कोसिटी, और इधर मैं सीधे से नाम लिख लेता हूं, ये शॉर्ट फॉर्म है ना। अब चलिए, लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, द्रव प्रकार का होता है। अब आपने विस्कोसिटी क्या पढ़ा था आपने,
विस्कोसिटी पढ़ा, समझना, देखो बात को रटोगे तो भूल जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो आपको इफेक्ट कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेंगे। देखो कोई भी लिक्विड है मान लो, पहले तो सबसे पहले विस्कोसिटी का अर्थ क्या होता है आपको पता है, चिपकना। जो सरफेस के साथ जितना चिपकेगी उसकी विस्कोसिटी उतनी अधिक होगी। अब आप किसी चीज़ को, लिक्विड को गर्म करोगे तो वो गर्म करोगे तो वो क्या होगी, कोई गाढ़ी चीज़ है अपन को गर्म करते हो क्या होती है, जैसे लिक्विड टाइप और ज़्यादा लिक्विड बढ़ेगा तो मतलब वो सरफेस से कम चिपकने लगेगा। यस, आप जैसे बर्फ़ को गर्म करते हो तो वो क्या होती है, पिघल जाती है। ऑयल को गर्म करोगे तो गाढ़ा ऑयल है, या घी को गर्म करते हो, मान लो घी है, लिक्विड है, वो जमा हुआ थोड़ा गाढ़ा सा, उसको गर्म करते हो कितना ऑयल, एक गाढ़े घी को, सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक गाढ़ा घी है उसको आप फैलाओगे और एक गर्म करके घी को फैलाओगे, ज़्यादा कौन सा फ्लो करेगा, पतला गर्म करने वाला। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। कौन सी, डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। नीचे का आरो का मतलब विस्कोसिटी कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से। कोई भी लिक्विड की बात करो, द्रव को आप गर्म करोगे, गाढ़ा है वो पतला ही होगा, गर्म कर करके आगे पतला हो जाएगा। तो मतलब पतला होने का मतलब ये है कि वो आराम से फ्लो कर जाएगा, आराम से फ्लो कर जाएगा मतलब सरफेस से कम चिपक रहा है, और कम चिपक रहा है तो मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, और जितना अधिक चिपक रहा है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा है। तो जब डायनामिक कम है तो डायनामिक का मान, और काइनेमेटिक क्या होती है, डायनामिक इंटू अपॉन डेंसिटी, तो काइनेमेटिक तो वैसे भी कम हो जाएगी। ये लो डायनामिक और वैसे तो वैसे भी कम हो जाएगी। अब गैस की बात करते हैं, टेम्परेचर की गैस की बात करते हैं। देखो इसका एग्जांपल भी दूंगा, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, डायनामिक और काइनेमेटिक समझ में आ गई। अब गैस है, आपने मैक्सिमम गर्मियों के दिनों में कि शादी ब्याह या कहीं भंडारे में गए होंगे बहुत भीषण गर्मी के अंदर, तो आपने सिलेंडरों को पानी में रखे हुए देखा होगा। गर्मी है, उसको जल रहा है, लेकिन उसको सिलेंडर को आपने पानी में रखते हुए देखा होगा। वो ऐसा क्यों करते हैं कि गैस जम नहीं जाए, क्यों, क्योंकि गैस का टेम्परेचर बढ़ने से वो और हार्ड हो जाती है, उसके अणु पास आ जाते हैं, मतलब वो नीचे बैठ जाती है, और नीचे बैठ जाती है तो चलेगी नहीं। इसलिए गैस में टेम्परेचर बढ़ने से, गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ने से उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। गैस के टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, और जब वो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी, डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ेगी तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगी। इस चीज़ को याद रखना। अब सर इसका एग्जांपल देके समझा दो। मान लीजिए आपको कहा गया याद है कि पानी व हवा का टेम्परेचर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनकी विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन देखो इसका। पानी आपका लिक्विड है, लिक्विड की विस्कोसिटी जब बढ़ाओगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब क्या होगे, पानी की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, पानी की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। और हवा क्या है, आपकी गैस है, हवा एक गैस, और गैस पानी व हवा की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, हवा की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, हवा की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, हवा की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए मोस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसका विशेषकर ध्यान रखना, आपको याद रखना है, ये कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बस जोर देते रहे दिमाग पे। गैस की विस्कोसिटी क्यों, गैस ठंडी होकर नीचे बढ़ जाती है, मतलब जम जाती है, कब, गर्मी, भीषण गर्मियों में। इसलिए उसको अगर बाहर भंडारे में कहीं भी इस सिलेंडरों को पानी में रखा था। अब आज के बाद जब भी आप कहीं भी काम करते हो भीषण गर्मी में, देखो अगर सिलेंडरों को पानी में रखे हुए देखो तो आपके दिमाग में वो बात नहीं चलनी चाहिए क्यों रख रहे हैं, देसी वाला आवाज़ में आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा इसकी विस्कोसिटी बढ़ चुकी है, इसलिए विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी को बढ़ने से रोकने के लिए इसको हमने पानी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया विस्कोसिटी पर क्या, टेम्परेचर का प्रभाव, विस्कोसिटी पर टेम्परेचर, लिक्विड और गैस में क्या क्या प्रभाव। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, कितने सारे ऑब्जेक्ट बना देगा कि गैस की विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ा दी जाए। तो हम ये देख लो, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ रही है, कम होगा तो कम होती जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को विशेषकर याद रखना आप। चलिए
ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको बना लिखते जाना साथ में। ये आपके सब्जेक्टिव पर्पज से कोई काम नहीं है, सब्जेक्टिव पर्पज से कोई भी काम नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पज से ही काम है, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही लिक्विड, गैस, डायनेमिक और काइनेमेटिक। देखो लिक्विड है, उसके जैसे कोई पानी है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ना है, विस्कोसिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, एक समान रहेगी, नो चेंज। जब डायनेमिक चेंज नहीं हो रही तो काइनेमेटिक भी चेंज नहीं होगी, एक समान, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और गैस के लिए क्या होगा, गैस के लिए उसकी जब आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी एक समान रहेगी, इसकी भी नहीं बढ़ेगी, इसका भी आपका प्रेशर एक समान रहेगा, एक समान रहेगा। काइनेमेटिक का बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने जब डेंसिटी पढ़ी थी, जब मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के वो क्या होती है, व्युत्क्रमण होती है, और प्रेशर के क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। प्रेशर के आपने डेंसिटी क्या पढ़ी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, होती है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी होएगी और यहाँ क्या होगा, डेंसिटी बटे में। जब प्रेशर से डेंसिटी का मान बढ़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी का मान बढ़ेगा, जब ये मान बढ़ेगा तो क्या होगा, वैल्यू कम आएगी, काइनेटिक विस्कोसिटी की क्या आएगी, कम आएगी, तो मतलब डिक्रीज करेगी। ये सब प्रेशर बढ़ने पे, और उस वाले में लिखना टेम्परेचर बढ़ाने पर है, वो मैंने एग्जांपल लिए हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, और ये लिए हैं प्रेशर बढ़ाने पर, ठीक है। चलिए, ये आपका विस्कोसिटी का टॉपिक पूरी तरह अच्छी तरह हो गया। इससे बाहर कहीं भी आपके यहाँ तो ऑब्जेक्टिव आएगा ना सब्जेक्टिव आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने इससे अच्छी तरह इस टॉपिक को अच्छी तरह विस्कोसिटी में, ना तो इससे कई बार ऑब्जेक्टिव जा सकता है, ऑब्जेक्टिव जितना पूछा है, ना कहीं सब्जेक्टिव जा सकता है। अगर ये टॉपिक आता है तो इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव, इसलिए ढंग से पढ़ लेना, हर चीज़ को 2-3 बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना और क्वेश्चनों को निकालना। अब एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की ओर। सरफेस टेंशन, इसको हिंदी बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको टेंशन है, तो टेंशन वाली कोई चीज़ होगी। चलिए, आज समझ लेते हैं इसको, कल लिखेंगे फिर इसको, है ना। आज इसी को समझ लो पूरे को, फिर कल इसका लिखाना करेंगे, जैसे अपन ने विस्कोसिटी में किया था, विस्कोसिटी के लिए किया था। तो आप पेन वैन बंद कर दो, अब सिर्फ समझो बात को अच्छी तरह, ठीक है। चलिए, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है। सरफेस टेंशन आराम से इजीली याद हो जाएगी। ये कोई पानी का जार है, मान लीजिए आप, ये लीजिए पानी भरा हुआ है इसमें, ये इसकी सरफेस है, ठीक है, ये पानी के मिड पॉइंट है। अब आप देखो क्या होगा, पहले में इस बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इस बी पॉइंट के चारों ओर जल ही जल है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मैं कहूँगा पानी के अंदर इस पॉइंट पे इधर से भी प्रेशर, 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 चारों तरफ बराबर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, चारों तरफ बराबर प्रेशर का मान लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। आप खुद ही सोचिए, जो चीज़ पूरी तरह पानी में सरफेस, जो इधर इसको खींच रहा हो उधर खींच रहा होगा। मान लीजिए इधर क्या इधर खींच रहे होंगे, इधर खींच रहे होंगे, इधर प्रेशर लग रहा होगा, इधर प्रेशर लगा, तो इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत है आपके, यहाँ पर इस पार्टिकल के चारों, इस बिंदु पर चारों तरफ से क्या फोर्स का मान क्या लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। अर्थात सर नेट टेंसाइल फोर्स का मान यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा, नेट टेंसाइल फोर्स का मान यहाँ 0 है सर, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ बैलेंस है,
यहाँ पे सब चीज़, लेकिन यहाँ पर इस ए पॉइंट पे आते हो आप, तो ए पॉइंट पे क्या देखते हो कि आधा हिस्सा जल में है, आधा हिस्सा बाहर है, आधा हिस्सा जल में है, आधा हिस्सा क्या है, बाहर है। अब क्या चीज़ है कि जब इधर वाले अणु तो इसको इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, लेकिन जब बाहर वाले सरफेस है तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेंगे, इधर, तो यहाँ पर क्या होगी, एक टेंशन पैदा हो जाएगी, एक टेंशन। ये कहेंगे नहीं आप इधर आ जाओगे, इधर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि नेट टेंसाइल फोर्स का मान 0 नहीं होगा, नेट टेंसाइल फोर्स का मान 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स का मान आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स का मान आएगा, उसे ही सरफेस टेंशन कहते हैं, उसे ही सरफेस टेंशन कहते हैं। अर्थात जिस लेंथ पर, इस लेंथ पर सरफेस फोर्स लग रहा है, इस लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है उसको ही आप सरफेस टेंशन कहते हो। फोर्स अपॉन में लेंथ, बस यही तो सरफेस टेंशन है आपकी, सिग्मा, फोर्स अपॉन में लेंथ, सरफेस टेंशन। नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये पूरा, आपकी देसी भाषा में ये पूरा एक मोहल्ला है और ये पूरा एक मोहल्ला है, एयर वाला मैंने मान लिया, ये 2 मोहल्ले। अब इस मोहल्ले में जो ये 20 लोग रहते हैं बीच में, इसके चारों तरफ ये सेम मोहल्ले के लोग हैं, तो इन सब की आपस में बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर इस मोहल्ले के बाद दूसरा मोहल्ला स्टार्ट हो गया। अब ये लोग कहेंगे आप हमारी तरह चलो, ये लोग कहेंगे आप हमारी तरह चलो, तो दोनों के बीच में हमेशा क्या होगी, लड़ाई होंगी, टेंशन नहीं होंगी। वो कहेंगे हमारी तरफ चलो, वो कहेंगे हमारी तरफ चलो, वो कहेंगे हमारी तरफ। यहाँ तो सारे एक जैसे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, वो तो एक ही चीज़ है। अब लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ वाटर है, यहाँ एयर है, यहाँ दूसरे, बिल्कुल चेंज हो रहा है माहौल। तो यहाँ पर क्या होगी, हमेशा टेंशन रहेगी, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगी, सरफेस टेंशन रहेगी। और जो ये टेंशन फोर्स लगेगा इसको ही आप सरफेस टेंशन कहते हो। सरफेस टेंशन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर फोर्स लगेगा, और जिस लेंथ तक लग रहा है, मतलब इस लेंथ तक लग रहा है पूरे पे, जिस लेंथ तक लग रहा है उसको ही आप क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन, उसको ही आप क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन। बस यही सरफेस टेंशन है और कुछ भी नहीं है। किताब की भाषा क्या याद करोगे, आप कुछ याद नहीं करना। अब सर इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको कल लिखा भी दूंगा, लेकिन मैं पढ़ ही समझ रहा हूँ। मान लीजिए किसी द्रव के अंदर, ये द्रव है पूरा, भूल जाइए, लिक्विड है, कोई भी समझने के लिए बात समझना, ये कोई लिक्विड है। किसी लिक्विड के गहराई पर जाने पर, सतह गहराई में जाने पर, गहराई पर जाने पर, गहराई, अब सुनना मेरी बात, अपना थ्योरी बना रहे हैं, आप भी बना लेना भले। गहराई पर जाने पर किसी बिंदु पर उसके चारों ओर लगने वाले फोर्स जो होते हैं वो क्या होता है, कोएसिव फोर्स। क्या लगते हैं, एक जैसे फोर्स, एक जैसे अणु है, इसलिए इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कोएसिव फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, कोएसिव फोर्स, हिंदी में ससंजक बल, ठीक है, ससंजक बल। तो कोएसिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, नेट टेंसाइल फोर्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट टेंसाइल फोर्स का मान 0 हो जाएगा। लेकिन परंतु सरफेस पर जाने पर आधे हिस्से में कोएसिव फोर्स और आधे से एडहेसिव फोर्स का काम करेगा, जिससे वहाँ पर टेंशन डेवलप हो जाएगी, जिससे वहाँ पर टेंशन, इस जगह टेंशन डेवलप हो जाएगी, और इस टेंशन को ही सरफेस टेंशन कहा जाता है। ये सरफेस टेंशन को ही कहा जाता है। अर्थात अब सर इंजीनियरिंग भाषा में क्या लिखेंगे कि पर मीटर लेंथ पर लगने वाले फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। पर मीटर लेंथ पर लगने वाले फोर्स को आप सरफेस टेंशन कहते हो, ठीक है। अब इसके 2-3 केस हैं जो डिप्लोमा में बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल, वो सीधे एक सिम्टम को याद रट के चलते हैं, बस P = 2Tr, बस, क्योंकि उनकी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है, बस सरफेस टेंशन नीचे बस एक वायु की बूंद, ठीक है। तो उस चीज़ को कल हम इसको सब ड्राइव करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, कैसा नहीं आता है, इन सब चीज़ को मैं कल ड्राइव करवाऊंगा, ठीक है। अब आपको आज क्या पढ़ा है, विस्कोसिटी के आपने नोट्स बना लिए, सरफेस टेंशन, बस इसके बाद एक टॉपिक और रहा है इस चैप्टर का, कैपिलरी, बस इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे 1-2, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस जो है आप सोच रहे हो सर कंप्रेसिबिलिटी और वेपर प्रेशर, देखो ये थ्योरी के 4-4 2-3 लाइन की डेफिनेशन है। इसको कराने के लिए मुझे टाइम ना आपका ख़राब करना है ना मेरा ख़राब करना है, आराम से पढ़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगी। मेन दिक्कत ये थी सरफेस टेंशन, कैपिलरी और विस्कोसिटी, ये समझ आना ज़रूरी था, ये समझ गया। इस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन,
और यही चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 से 12 नंबर का कंटेंट रखता है ये चैप्टर, ध्यान रखना है BTR के अंदर तो खासकर। और अदर यूनिवर्सिटी में भी चैप्टर कम प्रभावशाली नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है और प्रभावशाली चैप्टर है। न्यूमेरिकल नहीं तो थ्योरी इसे पूछी ही जाती है। और एक चीज़ की और है, जो कमेंट में जब अपना सब्जेक्टिव पार्ट चल रहा है डिप्लोमा और बीटेक के लिए, उसमें आप लोग जेई की बैच की बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, सर जेई का बैच। अब जेई के बैच के लिए मैंने आपसे पहले लाइव रूबरू होकर मैंने आपसे बात करी थी, लेकिन मुझे उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि मतलब आप लोग जेई को बढ़ा दें। देखो अभी मैं मान सकता हूँ कि हमारी वीडियो में इतनी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि लेकिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके BTR डिप्लोमा और बीटेक के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसलिए हम इन वीडियो को तो नहीं रोक, लेकिन जेई का बैच लाना है इस क्वालिटी के अंदर, आपको भी पता है कि नहीं लगेगा अचानक, और आप लोग भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जब तक आदमी को एक अच्छा माहौल नहीं मिलता, देखो आप कोई भी काम करोगे, जब तक आपको एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा आप पढ़ते भी नहीं हो। आप अपने जब पढ़ने भी बैठते हो तो आप एकदम शांत माहौल से, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो या घर छोड़ के जाते हो। क्यों जाते हो घर छोड़ के? क्या घर पे पढ़ाई नहीं? आप घर छोड़ इसलिए जाते हो कि वहाँ पर मुझे पढ़ाई का माहौल मिलेगा, मैं पढ़ सकता हूँ। तो जब आपको हम इसी बोर्ड पे लाएंगे, फिर आप वो पढ़ोगे, इरिटेट हो गए, यार साफ नहीं आ रहा, एक नेट भी ज़्यादा ख़राब होगा और वीडियो भी टाइम से नहीं आ पाएंगी। सबसे बड़ी बात बैड लॉस कि वीडियो टाइम पर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि देखो अभी तो अपन डिप्लोमा सेमेस्टर में है, तो आपके पास गिने चुने 8-10 4 से 6 सब्जेक्ट होते हैं पर सेमेस्टर के, तो आप आराम से निकाल लेते हो। लेकिन जेई के बैच के लिए मुझे 12 से 13 सब्जेक्ट रेगुलर लेके चलने पड़ेंगे। अगर मैं इसमें आधे घंटे की वीडियो को 3 से 4 दिन में लाऊंगा तो मेरा तो सिलेबस होने में 3-4 साल लग जाएंगे। जब तक तो पता नहीं, आप 2024 वाली जेई थोड़ी देनी है आपको जेई देनी है, 20 और 21 वाली जेई देनी है। तो उसके लिए मेरे को जब तक मैं कैमरे से या मशीन इनसे काम नहीं करूंगा, तो मैं एक दिन में वीडियो कम से कम जेई का बैच स्टार्ट होने के बाद मुझे कम से कम डेली की 2 वीडियो लानी पड़ेंगी। 2 सब्जेक्ट को मैं साथ लेके चलूँगा और कम से कम 1-1 घंटे का वीडियो बढ़ाऊँगा, जब जाके मेरा कोर्स कहीं 4 से 5 मंथ में क्लियर होगा। 4 से 5 मंथ में फिर उसमें मुझे, जिसमें आपका रिवीजन समेत है, जिसके में क्वेश्चन भी साथ में ही है, 4 से 5 मंथ, और इतने में एग्ज़ाम होना है जेई का एग्ज़ाम इतने ही दिनों में होगा, 3 से 4 महीने लग जाएंगे आराम से, तो आराम से सिलेबस होगा। लेकिन आप चाहते भी हो जेई का बैच स्टार्ट करो, कमेंट भी करते हो, या तो आपको नहीं, अदर चैनलों पे भी जेई के बैच चल रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप वहाँ से पढ़िए, कहीं से ही पढ़िए, हमारे कंटेंट में कहीं कमी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जेई का बैच आएगा, अपना धमाकेदार बैच होगा, उसमें कहीं भी आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। सारी आपको कोई अदर बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी सब्जेक्टिव पोर्शन, सिर्फ आपको बुक ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, आपको कहीं मैटर के लिए खंगालना नहीं पड़ेगा, सारा मैटर आपको नोट्स में खुद बनवाऊँगा। लेकिन होगा वो आपके सहयोग से ही, जब तक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जैसे व्यवस्था हो जाएगी तब तो हम तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन वो कब तक होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या जब से हमारी व्यवस्था होगी हम उसी हिसाब से लाएंगे। अगर आप चाहते हो जल्दी आए तो वो आपकी ही व्यवस्था के अनुसार होगा, आप चाहोगे जब। अब ये नहीं है एक बच्चा एग्री है 2 बच्चा नहीं, मैं ये प्रभाव नहीं दे रहा हूँ कि आप मुझे करो ही, या तो आप जेई के लिए आप, क्योंकि हर दूसरा तीसरा कमेंट जेई का होता है, या तो व्हाट्सअप या कॉलिंग होती है, सर जेई का बैच ले आओ, इसको बंद कर दो। कॉल भी आ जाते हैं, सर जेई का बैच बंद कर दो, जेई का बैच लेके आ जाओ, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब्जेक्टिव पार्ट से सेमेस्टर क्लियर करने के, लेकिन मैं इसको बंद नहीं करूँगा। जेई का बैच भी ले आए, ये तो हमारी वीडियो जैसे आ रही हैं डिप्लोमा यूनिवर्सिटी की वैसी ही आती रहेंगी। लगभग सारे सब्जेक्ट हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आ चुके हैं इसमें, और थ्योरी वाले हैं तो वो तो जेई के बैच चलेगा, तो उसमें पढ़ लो, वो तो बात बराबर ही है, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो होते हैं वो जेई बैच में वो क्या होते हैं, सीधे फॉर्मूले बेस चलते हैं, डेरिवेशन नहीं होते हैं। और सब्जेक्टिव पार्ट में क्या होता है, जेई बैच में होता है थ्योरी, तो आप चाहे जेई बैच से पढ़ो चाहे किसी भी बैच से पढ़ो वो सेम ही रहेगी, ठीक है। वैसे तो देखो आपका सहयोग रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, आप लोगों का जो इतना प्यार मिला हुआ है कि आप लोगों ने मुझे इस बढ़िया क्वालिटी में ना होते हुए भी आप इतना सहयोग कर रहे हो कि वीडियो मिल रही है और रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है पढ़ाई का, आपको सब चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, तो इस चीज़ के लिए तो बहुत धन्यवाद। लेकिन जेई का बैच देखो हम लोग चाहते हैं ये अपने परिवार के लिए स्टार्ट होगा, आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा, और आपको ही सहायता मिलेगी इससे। जहाँ कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे 10 से 15 हज़ार फीस दोगे, नहीं तो वैसे तो यूट्यूब पे बहुत से फ्री बैच भी चल रहे हैं, तो वहाँ से भी पढ़ो, मुझे कोई वो नहीं है कि जैसे कि वहाँ से मैटर नहीं है। लेकिन देखो अपना एक परिवार जुड़ जाता है ना, तो अपने को लगता है कि अपने को वहीं से ही सब कुछ करना चाहिए, और वहाँ कंटेंट मिल रहा होता है, और कंटेंट की गारंटी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कंटेंट की गारंटी मेरी है।
आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, आपके नोट्स बनेंगे, अभी भी बन रहे हैं, आप अभी भी पढ़ रहे हो, आपको कहीं कमी नहीं आ रही होगी किसी भी कंटेंट में, आपके ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा बुक से। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखो, जो फाइनल स्टूडेंट में वो तो विशेष कर ध्यान रखो, जेईई की तैयारी भी साथ साथ में शुरू कर दो, ठीक है। अब इसके आगे वाले टॉपिक को अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, सरफेस टेंशन को अपन कल करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से जरूर करें, बाकी अपने मेन और जेईई वाले बैच पर भी विशेष कर ध्यान करें। थैंक यू सो मच।